लाइफ तो अगर आप मैट्रिक करते हैं तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में थोड़ा सा स्कूलिंग इतनी स्टैंडर्डाइज्ड नहीं है अभी। बात नोट करो अगर कि आप जो एफसी के जितने स्टूडेंट्स हैं ना, आप किसी से भी स्टोरी सुन लें, उनके बाप दादा तो रईस हैं, मुगल ख़ानदान है, और ये किले वगैरह सारे उनके हैं। पाकिस्तान अच्छा तो नहीं है, मैं नहीं ये कहता कि पाकिस्तान अच्छा नहीं है। ठीक है, थोड़े से ड्रॉबैक्स हैं। कितना प्राइस ब्रैकेट एक बंदा जहन में रखे, अगर किसी ने आज अपने बच्चे को बाहर बैचलर्स करने या मास्टर्स करने के लिए भेजना है, तो पर एक साल का या स्टार्टिंग में क्या कॉस्ट ये आती थी कि होगी? मैं लेकिन उस आईएसयू इंटरनेशनल स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ। अच्छा। प्रॉपर इलेक्शंस होते हैं वहाँ पे, इलेक्शंस की कंपेन्स होती हैं। और अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम एक और पॉडकास्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं शेख नुमान ज़फ़र साहब। बज़ाहिर इसके कि मैं खुद इनका इंट्रोडक्शन कराऊँ, तो बेहतर है कि हम इनकी ज़ुबानी इनका एक इंट्रोडक्शन सुने कि क्या है, कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, एजुकेशन वगैरह, बेसिक इंट्रोडक्शन। तो ओवर टू यू नुमान भाई, क्या हाल चाल अस्सलाम है? वालेकुम। ठीक ठाक, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा हमें हमारी ऑडियंस के लिए आप अपना दे दें ज़रा। ज़रूर। मेरा नाम नुमान है और मैं जी लाहौर में पैदा हुआ हूँ और यहीं पे मेरी परवरिश हुई है। और तालीम मेरी पंजाब स्कूल से है। ठीक अर्ली मैट्रिक तक मैंने पंजाब स्कूल से पढ़ा है। उसके बाद मैं एफसी कॉलेज गया, इंटर मैंने वहाँ से किया एफएससी। और फिर उसके बाद मैं हाई एजुकेशन के लिए यूरोप मूव कर गया, हंगरी। ठीक है। अच्छा, तो पंजाब स्कूल से आपने एजुकेशन ली, और एजुकेशन पे चले हम बाद में आते हैं। इससे पहले ये कि आपका वैसे कोई फैमिली बैकग्राउंड और थोड़ा सा हमें उसके बारे में बताएं कि क्योंकि हमें अपने निजी ज़राए से पता लगा कि आपके यानी आपकी फैमिली में कुछ शोरूम्स वगैरह और सियासत से भी थोड़ा बहुत आपका ताल्लुक है ख़ानदान का, तो थोड़ा सा हमें ज़रा उस जी बारे में भी बिल्कुल। जो बताइएगा। वालिद साहब मेरे ब्यूरोक्रेट हैं, रिटायर हो माशाल्लाह। गए हैं अब तो। ठीक है। ब्यूरोक्रेट रिटायर हुए हैं जी, उन्होंने पूरी ज़िंदगी गवर्नमेंट जॉब की है। और जहाँ तक पॉलिटिक्स का ताल्लुक है तो मेरे बड़े ख़ानदान में मतलब कुछ लोग इन्वॉल्व हैं। जिस तरह मेरी मदर साइड के ऊपर सारे पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं, कुछ एमपीए रह चुके हैं। और बाकी ज़्यादा मेरी फैमिली का रुझान जो है वो हमेशा से बिज़नेस की तरफ रहा है। तो उस बिज़नेस में काफ़ी जी गाड़ियों के शोरूम मेरे बड़े भाई का काम था, खुद उनके शोरूम्स थे और अभी भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बिज़नेस से ताल्लुक़ रखते हैं ज़्यादा। जो मेरे फादर की जो बेसिकली साइड है वो ज़्यादातर जॉब करते हैं, ज़्यादातर गवर्नमेंट में हैं, अच्छी पोस्टों से रिटायर हुए हैं और सारे अभी भी। लेकिन ज़्यादातर जो मेरा मैटरनल साइड जो है वो ज़्यादातर बिज़नेस में इन्वॉल्व है। और अब हम चूँकि बड़े हो गए हैं तो मेरे बड़े भाई भी बिज़नेस से ही मुंसलिक हैं। और मेरी अभी स्टडी कंप्लीट हुए तो मेरा भी रुझान वैसे ज़्यादा बिज़नेस की तरफ बिजनेस ही की। है। ठीक है। अच्छा, तो थोड़ा-सा मैं इसी को आगे लेके जाना चाहता हूँ कि शोरूम वगैरह, आपने गाड़ियों वगैरह की बात की, तो आप थोड़ा-सा यानी हमें बता दें कि कौन-सी कंपनी का क्या, या कोई जो सेकंड हैंड गाड़ियाँ बेचते हैं, उस तरह का कोई शोरूम है, या कोई ब्रांड न्यू गाड़ियों का, या किसी कंपनी के साथ आप काम करते हैं? इसको जी थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दें। देखें, जहाँ तक मेरी अपनी ज़ाती फैमिली का ताल्लुक है तो मेरे बड़े भाई जो थे वो गाड़ियों के इम्पोर्टर थे बेसिकली। ठीक है। अब तो काफ़ी अरसा हो गया कि उन्होंने चेंज कर लिया अपनी फील्ड। हुँ। लेकिन काफ़ी अरसा वो गाड़ियों के इम्पोर्टर भी रहे लाहौर में। काफ़ी उन्होंने उनका अच्छा एक रेपुटेशन थी, होल सेल डीलर थे वो, गाड़ियों के इम्पोर्ट करते थे खुद ही। और बाकी अगर फैमिली की बात की जाए तो ज़रूर जिस तरह टोयोटा की डीलरशिप्स हैं, सुजुकी की डीलरशिप्स हैं, होंडा की डीलरशिप्स हैं। उसके अलावा इंपोर्टेड गाड़ियों में अच्छे रेप्यूटेबल हमारे शोरूम्स हैं लाहौर में और पंजाब के काफ़ी डिफरेंट सिटीज़ में। काफ़ी वेरियस नंबर हैं ठीक सब। है, ये भी मेरे दिमाग में एक सवाल है इस रिलेटेड कि मैं अगर एज़ अ लेमैन आज मैं लेट्स सपोज़ टोयोटा की शोरूम करना चाहता हूँ, या उनकी सर्विस सेंटर खोलना चाहता हूँ, तो हमारे एक यानी दिमाग में एक ख्याल होता है कि कोई बहुत बड़ी गेम है, करोड़ रुपए की या इससे भी ऊपर की है। तो अंदाज़न एक कोई भी शख्स अगर कोई डीलरशिप लेना चाहता है, टोयोटा की हो, होंडा की हो, किसी भी कंपनी की हो,
तो ये किस प्राइस ब्रैकेट में मिल सकती है? दूसरी बात, क्या हर एक को मिल जाती है या कोई बैकग्राउंड चेक किया जाता है कि आप बड़े इन्वेस्टर हो, कल को कोई मसला ना हो, या इस तरीके से कोई चीज़ें जी देखी जाती हैं? देखें, एसओपीज तो काफ़ी ज़्यादा फॉलो करने पड़ते हैं। ऐसे नहीं है कि इतनी आसानी से और हर किसी को मिल जाए। लेने को आप बेशक ले सकते हैं, कोई भी चीज़ ले सकते हैं, कोई भी चीज़ आप अचीव ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन एसओपीज उनकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड्स हैं, वो पूरी करनी पड़ती हैं। अब एग्जैक्ट प्राइस ब्रैकेट तो मैं आपको नहीं बता सकता कि क्या है, अंदाजन क्योंकि कोई? मुझे ऑनेस्टली अब इतना अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि मुझे पाकिस्तान से मूव किए तकरीबन ऑलमोस्ट 6 साल हो चुके हैं, सिक्स अच्छा ईयर्स हो चुके हैं, और अच्छा मेरा अच्छा। पाकिस्तान कम ही आना जाना होता है। जी जी। तो इस हवाले से मुझे इतना ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है कि मैं आपको एग्जैक्टली या कोई प्राइस ब्रैकेट दे सकूं। देखें, डिफरेंट चीज़ों के अंदर इन्वेस्टमेंट है। क्या आपकी प्रॉपर्टी बेसिकली आपकी होनी चाहिए, हाँ हाँ। उसके बाद उसके ऊपर जो बिल्डिंग है और जो भी कंस्ट्रक्शन आपने करनी है वो उनकी एसओपीज़ के मुताबिक करनी है। फिर जो मशीनरी है, जो आपने स्टाफ हायर करना है, फिर उसके बाद जो भी गाड़ियां तो बेसिकली आप अपनी नहीं खरीदते ना डीलरशिप में, आपने तो अच्छा। बुकिंग लेनी है। बुकिंग लेके आपने जिस तरह टोयोटा के लिए आपने टोयोटा इंडस को देना है, तो वो तो आपको साथ ही जो भी कस्टमर है वो कुछ डाउन पेमेंट देते हैं, तो उनकी बुकिंग होती है, तो पीछे से जब उनकी गाड़ी बन के आती है फिर डिलीवर होती है। तो आज के दौर में मैं समझता हूँ कि थोड़ा मुश्किल है बिल्कुल ले मैन के लिए। हाँ, अगर कोई पहले से गाड़ियों के कारोबार से मुंसलिक है तो उसके लिए इतना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं, आजकल इतना असल में आसान वो नहीं गाड़ियों के कारोबार वाले ज़रा काफ़ी वायरल भी है ना, तो हमने कहा ज़रा है। बिल्कुल उस ऐसे ही है, रिलेटेड वो पूछते हैं। और दूसरी उनका बात, थोड़ा सा। सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, दूसरी बात ये है कि इसमें कोई परसेंटेज होती है, काट होती है डीलरशिप की? जी मिसाल के तौर बिल्कुल, पे मैंने एक गाड़ी। डीलरशिप को हर गाड़ी के ऊपर कमीशन मिलता है और वहीं से उनकी अर्निंग होती है। ठीक उस है ठीक है। उनकी जो जितने ऑर्डर्स वो लेते हैं पर गाड़ी के हिसाब से उनको कमीशन कंपनी की तरफ से दिया जाता है। ठीक है, मेरे ख्याल से इससे आगे बढ़ते हैं अब हम। अगला मैं थोड़ा सा आपसे सवाल पूछना चाहूँगा, आपकी जो स्टडी वगैरह आपने जिस तरह पंजाब स्कूल से आपने मैट्रिक वगैरह मेट्रिक जी, अपना किया, कौन से कैंपस से? जौहर टाउन। जॉर्ज टाउन से। अच्छा, जॉर्ज टाउन से आपने पंजाब स्कूल से मैट्रिक किया, उसके बाद आपने एफसी से अपना एंट्री किया है, इंटर किया। एफएससी। तो पंजाब स्कूल, मैं भी पंजाब स्कूल से पढ़ा हूँ, ठीक है, मैं टाउनशिप कैंपस से पढ़ा था। तो मैं थोड़ा सा ये जानना चाह रहा हूँ कि ये पंजाब स्कूल से एफसी क्या फ़र्क है? यानी क्योंकि स्कूल में एक बंदे की एक तो वैसे भी इंसान बचा होता है, उसके अलावा भी उतना एक्सपोजर नहीं होता। एफसी में एक्सपोजर साथ नहीं आपको होता। पता है यूनिवर्सिटी वगैरह भी है। तो वो ज़रा मैं आपकी कॉलेज लाइफ और स्कूल लाइफ में फ़र्क मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या फ़र्क फील हुआ, और आपकी लाइफ में जो आपकी दोनों स्कूल और कॉलेज ने आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट डाला? देखें, स्कूल लाइफ तो अगर आप मैट्रिक करते हैं तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में थोड़ा सा स्कूलिंग इतनी स्टैंडर्डाइज्ड नहीं है अभी। तो अगर आप प्राइवेट आप जिस तरह ओ ए लेवल्स में चले जाएं तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जैसे ऐसे। हम बाकी स्कूल्स की बात करें उनसे और इनसे, तो एक्सपोजर बच्चे को कम मिलता है, उसकी ग्रूमिंग बहुत कम होती है। अब जैसा मैं हमेशा पंजाब स्कूल ही पढ़ा हूँ, हुँ। 2 क्लास से मैंने शुरू किया पंजाब स्कूल में और मैंने मैट्रिक तक 8 साल मैंने वहीं पढ़े। अच्छा। तो ग्रूमिंग के ऊपर काफ़ी फ़र्क पड़ता है इंसान की। पंजाब स्कूल बेशक मतलब पंजाब के एक अच्छे टॉप क्लास स्कूल्स के अंदर शुमार करता है, हर चीज़ वो प्रोवाइड करते हैं आपको अच्छे स्टैंडर्ड की। अब जो नए कैंपसेस के अंदर स्विमिंग पूल्स हैं, सिनेमाज हैं, हॉर्स राइडिंग है, हर तरह की स्पोर्ट्स है, बट स्टिल मैं समझता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा गैप है अभी भी कि वो बच्चे की जो ग्रूमिंग वो करते हैं उसमें। अब जहाँ तक मेरी बात है तो मेरी लाइफ पे सोसाइटी भी काफ़ी ज़्यादा इम्पेक्ट करती है। आपके फ्रेंड्स किस तरह के बनते हैं स्कूल्स में, और आप किस तरह से देखते हो हर चीज़ को। हमारे पंजाब में या पाकिस्तान में स्कूल सिर्फ इतना ही है कि वो आपको पढ़ाएं और आप एग्ज़ाम्स दें, और बस यही है। बेसिकली मैं नहीं समझता कि ग्रूमिंग पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट है स्कूल का। हाँ, इट्स मोर ऑफ अ बिजनेस ना इस अब टाइम तो। अब ऐसा ही है, अब बिल्कुल ऐसा ही है कि वो उनको आपकी ग्रूमिंग से कोई लेना देना इतना ख़ास नहीं है। बस ये है कि आप सुबह 8 बजे बच्चा जाता है, 2 बजे वो पढ़ पढ़ के घर आ जाता है, फिर उसने घर आके शाम को ट्यूशन जाना है या जिधर भी जाना है, रट्टे मारने हैं, पेपर पास ऐसे। करना है। एक ज़्यादा मैं समझता हूँ कि प्रेशर है। हाँ, अगर जिस तरह मैं बाहर रहता हूँ तो बाहर की स्कूलिंग बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। वो हम्म। बच्चे को देखते हैं कि उसका किस चीज़ में इंटरेस्ट है, वो हर चीज़ को एक्सप्लोर कराते हैं, बच्चे को एक्सपोजर देते हैं।
तो इस लिहाज से जो पाकिस्तान के स्कूल्स हैं उसमें मैं समझता हूँ कि कुछ तो नहीं, काफ़ी ज़्यादा अभी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और और उसके बाद जब मैं स्कूल के बाद जब मैं एफसी गया जी तो इट वाज अ टोटली डिफरेंट वर्ल्ड, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ऐसा ही है। असल जो मेरी एक्सपोजर और असल जो मेरी ग्रूमिंग हुई वो बेसिकली मैंने दुनिया को एफसी में ही जाके देखा। मैट्रिक तक में बिल्कुल डिफरेंट पर्सनैलिटी। जब हम एफसी कॉलेज में गए तो मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि पहला दिन था, एफसी का ज़्यादातर स्टाफ जो है वो फॉरेनर्स हैं, ऐसा ही है। जो प्रोफेसर्स हैं फॉरेनर्स हैं, जो उधर के रेक्टर्स हैं, डीन्स हैं। और एफसी कॉलेज का थोड़ा सा स्ट्रक्चर, स्टडी स्ट्रक्चर और हर चीज़ बाकी कॉलेज से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। ऐसा ही है। तो जब हमें पहले दिन आके हमारे प्रोफेसर्स ने कुछ लेक्चर्स दिए, कुछ बताया, तो उसमें हम काफ़ी ज़्यादा नर्वस थे क्योंकि हमें कभी इतना एक्सपोजर नहीं था। तो ऐसा ही है। एफसी कॉलेज का मेरी लाइफ पे मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा मेरी ग्रूमिंग पे और मेरे सोशल लाइफ पे, इन सारों पे जो सबसे ज़्यादा का इम्पैक्ट है तो वो एफसी कॉलेज का है। क्योंकि एफसी कॉलेज जब हम गए तो हमें जो प्रोफेसर थे उन्होंने सिर्फ पढ़ाई पे जोर नहीं दिया, उन्होंने हमारी ग्रूमिंग की हर तरह से। फिर उसके बाद पूरे पाकिस्तान से उसमें स्टूडेंट्स आते हैं तो बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है, बहुत ज़्यादा कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं। ऐसा ही है। तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, उठते बैठते काफ़ी ज़्यादा लोगों से मिलना आपस में, तो काफ़ी एक मैं कहता हूँ वाइडर एंगल के ऊपर आपके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा आपको मिलता है। तो ऐसी जहाँ तक मेरा ख्याल है कि कॉलेज बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अब जैसे हम बच्चे हैं वो स्कूल से निकलते हैं, फिर वो छोटे छोटे कॉलेजेस में चले जाते हैं, काफ़ी सारे नाम हैं तो ऐसा ही है। आपको बताइए। ऐसे ही है। लेकिन उसमें फिर बच्चा उसी तरह दब के रह जाता है और कुछ भी नहीं होता कि वहाँ से उसने स्कूल ख़त्म किया तो दोबारा से उसी माहौल में चला गया, उसके बाद जब वो यूनिवर्सिटी जाता है तो कोई एक्सपोजर नहीं होता ऐसा ही है। ना। वो आप कह लें कि एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है को एजुकेशन का। तो यूनिवर्सिटी जब वो जाता है तो वो घबरा जाता है, कोई ऐसे ही है। कॉन्फिडेंस नहीं होता, कोई ग्रूमिंग नहीं होती, पीछे रह जाता है। बस पढ़ पढ़ के तो सिर्फ डिग्रियों से तो काम नहीं चलता। ऐसे ही है। नहीं, उसमें ये भी है ना कि आजकल स्कूल कॉलेज भी कनाल कनाल, दो दो कनाल में स्कूल छोटे छोटे कॉलेजेस घर खुले हैं, हुए हैं, इसका कोई बहुत बड़ा बच्चों की इम्पैक्ट है। एक्टिविटी भी नहीं है, कोई भी ग्राउंड नहीं है। छोटे कॉलेजेस, छोटी बिल्डिंग्स का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। ऐसे मुझे ही है। बड़ी अच्छी तरह याद है कि मेरे फादर हमेशा बचपन से कहते थे कि बच्चा महंगे स्कूल में बेशक ना जाए, बड़े स्कूल में जाए, ऐसे ही है। खुला माहौल हो, खुली क्लासेस हों, बास्केटबॉल के कोर्ट्स हों, चले इतने ज़्यादा आप फैंसी आप ना भी जाएं लेकिन ऐसे ही है। एटलीस्ट बच्चे को सोचने के लिए, स्कूल में देखने के लिए बड़ी चीज़ें हों, ग्राउंड्स हों, बच्चे के पास स्पेस हो, रादर देन कि आप 100 बच्चे छोटी सी एक कनाल की कैंपस के अंदर ऐसे आपने ही भर दिया है। ऐसे ही है। वो ऐसे तो ही सिर्फ बिजनेस के लिए है, कोई बच्चे का ग्रूमिंग या वो नहीं है। है। अच्छा भाईजान, हमारे ये इस पॉडकास्ट चैनल में भी आपको पता है हमारे साथ एक और पार्टनर भी हैं, राव हमाद, जी जिनके जी यानी तो से आप भी हमारे पास यहाँ पे उन हमने भी नोट किया है, एफसी वो भी एफसी से पढ़े हुए हैं और भी एफसी वालों में हमारा उठना बैठना हुआ है काफ़ी। तो हमने एक बात नोट की है कि जो एफसी के जितने स्टूडेंट्स हैं ना, आप किसी से भी स्टोरी सुन लें, उनके बाप दादा तो रईस हैं, मुग़ल ख़ानदान है और ये किले वगैरह सारे उनके हैं। तो इसमें कितनी हकीकत है कि यानी आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जी जी बिल्कुल। अ, अब एक 10-10 20-20 मुरब्बे हमारे ये हैं वो हैं, तो इसमें क्या हकीकत है? देखें, एफसी कॉलेज की एक हिस्ट्री है 1854 से, गालबन 1854 में वो फाउंड हुआ था जी। जहाँ तक मुझे याद है। तो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज़ का, बहुत बड़ा कॉलेज है तो लोग काफ़ी, और दूसरा मेरे ख्याल से बड़ा नाम है एफसी कॉलेज का पूरे पाकिस्तान में, तो लोग काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, छोटे शहरों से आते हैं और ज़्यादातर ऐसा है कि इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज से ताल्लुक़ रखते हैं क्योंकि एफसी कॉलेज ने बहुत पाकिस्तान के लिए भी प्रोवाइड किया है कि जिस तरह के स्टूडेंट्स वहाँ से निकले हैं, परवेज़ मुशर्रफ साहब वहाँ से पढ़े हुए थे और काफ़ी सारे इस तरह के नाम हैं। तो ज़्यादातर जो दूसरे शहरों से बच्चे आते हैं उसमें ऐसी कोई दुराई नहीं है कि वो इन्फ्लुएंशियल बैकग्राउंड से ताल्लुक़ ना रखते हों ऐसा ही है। या उनका उठना बैठना कुछ एलीट क्लास में हो। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि वो ना आते हों, ये हुँ। सच्चाई है, इसमें काफ़ी हद तक हकीकत है अच्छा। कि ज़्यादातर लोग वहाँ पे जो आते हैं वो इसी तरह के बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है। ऐसा ही है। क्योंकि एफसी कॉलेज में कभी ऐसे नहीं होता कि आप किसी सिफारिश से, किसी कॉल से या कोई फंडिंग दे के आप या एड दे के आप एडमिशन ले सकें। ऐसा ही है। मेरिट पे एडमिशन होता है, आप जितना मर्जी जोर लगा लें, जो मर्जी कर लें, जिस मर्जी की कॉल करवा लें, या
जो भी आप कर लें, आपका एडमिशन ऐसे नहीं हो सकता। आप मेरिट बेस्ड है हर चीज़, आप मेरिट पे पूरे आते हैं तो आपको सीट मिलेगी, नहीं आते तो आप जो मर्जी कर लें, जितना मर्जी इन्फ्लुएंस हो, आपको नहीं नहीं मिल मिलेगा। सकती वहाँ पे सीट। तो अब सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ इसी तरह के लोग आते हो, ज़रूर दूसरे भी लोग कैटेगरी भी आते होगी हैं, जी। मीडियोकर बेस भी आते हैं, और काफ़ी सारी क्लासेस से, सोशल क्लासेस से, हर तरह के लोग वहाँ आते हैं। बस थोड़ा सा फ़र्क ये है कि एफसी कॉलेज एक तो फ़ी पेइंग स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा ज़्यादा है ऐसे ही है रिलेटिवली बाकी जी जी। कॉलेजेस से, क्योंकि अगर आप जीसी चले जाएं तो वो फिर फ्री वो हो जाता है गवर्नमेंट ऑलमोस्ट। जी। और अगर उससे नीचे के कॉलेजेस में चले जाएं तो कोई स्टैंडर्ड नहीं है, तो उनकी फीसेस भी नहीं है। तो एफसी के अंदर ज़्यादा इस तरह के बच्चे इसलिए आते हैं क्योंकि एक तो उनको शौक होता है आगे पढ़ने का ज़्यादा, अच्छा। क्योंकि वो अगर पॉलिटिकल बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं तो उनके फोर फादर्स फादर्स जो हैं वो यही चाहते हैं कि वो एक अच्छा बच्चे के नाम के साथ एक जगह का नाम लगे जी और वो अफोर्ड कर सकते हैं। तो फिर ये एक बड़ी वजह है कि वहाँ पे इस ठीक तरह है। के अच्छा, अब सोसाइटी इससे हम वाले। ये तो हमारी आपकी कॉलेज लाइफ होगी, इसके बाद यूनिवर्सिटी के लिए आप हायर एजुकेशन के लिए हंगरी चले गए। जी पहले तो बिल्कुल। मेरा ये सवाल है कि क्या पाकिस्तान में कोई यूनिवर्सिटी उस बराबर की नहीं है कि जिसके लिए हंगरी जाए बंदा? हम्म, और अगर नहीं है तो हंगरी ही जाना है, तो हंगरी क्यों जाना है? यूरोप पूरा है, पूरी दुनिया, ऑस्ट्रेलिया आजकल बड़े लोग जा रहे हैं, हमारे भी अभी जानने वाले रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया गए हैं, काफ़ी अब तो और काफ़ी रुझान अमेरिका है। वगैरह भी बहुत ज़्यादा, तो वाई हंगरी क्यों? देखिए मैंने अपना इंटर जब कंप्लीट किया तो अब से मुझे तकरीबन 5.5 साल हो चुके हैं। तो मैंने बेसिकली 2019 में अप्लाई करना शुरू किया था कि मैं यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लूँ। मैंने पाकिस्तान ठीक। में भी किया, बिल्कुल किया। हम्म। और फिर लेकिन इसको थोड़ा सा ब्रीफली हम इस तरह से कर सकते हैं कि जब मेरी कॉलेज की डिग्री कंप्लीट होने के बाद, इंटर कंप्लीट होने के बाद, काफ़ी ज़्यादा बच्चे को एक्सप्लोर करना पड़ता है कि वो कहाँ जाए। हम्म। पाकिस्तान में बेशक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैं समझता हूँ यूरोप की काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटी से बेहतर यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान में। अच्छा। जैसा लम्स देख लें, नस्क ले लें, जीकी ले लें, और अगर आप मेडिकल में जाते हैं तो हाँ, काफ़ी बड़े बड़े केयू नाम वगैरह हैं। जी। तो ऐसा नहीं है कि बाहर पढ़ाई, तो देखें पढ़ाई इतनी मैं नहीं समझता कि बाहर जाने के लिए मैटर करती है। अच्छा। जिस बच्चे ने पढ़ना है वो इधर भी एक अच्छी डिग्री ले सकता है, अच्छी जगह से ले सकता है, स्किल्स हों तो सब कुछ है। बाहर जाने का मेरा अपना पर्सनली मकसद तो ये था कि पढ़ाई इतना बड़ा मेरा मकसद नहीं था। डिग्री तो अच्छा। जाहिर सी बात है मैंने करनी थी, वो तो एक बहाना था, लेकिन ज़्यादा मेरा रुझान था एक्सपोजर की तरफ, ठीक कि है। बंदा थोड़ा पाकिस्तान से बाहर निकले, कोई एक्सपीरियंस ले, एक्सपोजर ले, ग्रूमिंग करे। और मेरा जहाँ तक मानना है, और बेसिकली मेरे फादर का बहुत बड़ा रोल था इसमें मुझे बाहर भेजने के लिए, हम्म। कि ज़्यादातर पेरेंट्स इस तरह के होते हैं जो रोकते हैं बच्चों को कि आप अभी ना जाओ या जो भी आपने तय करना है। ऐसे ही। लेकिन मेरे फादर का ज़्यादा रोल था कि उन्होंने मुझे ज़्यादा इनक्रेज किया था कि आप बाहर जाओ रादर देन इधर पढ़ने के, क्योंकि डिग्री तो बंदा ले ही लेता है जौन सी भी आपने लेनी है, इधर भी और उधर भी। लेकिन बाहर यूरोप जाने का एक ये है कि आपको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है, और जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया है 5 ईयर्स में, तो ये बात बिल्कुल सच है। और मैं समझता हूँ कि हर बंदे को एटलीस्ट एक्सपीरियंस वंस लाइफ टाइम मतलब करना चाहिए, एटलीस्ट कि वो चले ज़्यादा देर के लिए नहीं। मैं ये नहीं कहता कि मूव आउट करे या हर बच्चा बाहर भाग जाए और पाकिस्तान अच्छा नहीं है, मैं नहीं ये कहता कि पाकिस्तान अच्छा नहीं है। ठीक है, थोड़े से ड्रॉबैक्स हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि हर इंसान को एक्सपोजर करना चाहिए, या तो वो बैचलर्स बाहर करे या वो मास्टर्स बाहर करे, और कोशिश ये है कि वो अपनी स्टूडेंट लाइफ में से कुछ हिस्सा वो बाहर गुजारे, ताकि इसी तरह चेंज आएगा हमारी यूथ में। अब मैं बाहर गया तो जब मेरी यूनिवर्सिटी शुरू हुई, वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया से, डिफरेंट कंट्रीज से, तकरीबन आप कह लें कि हर जगह से ही बच्चे थे मेरी क्लास में। हम्म। तो हर किसी से मिले, बात हुई, पता लगा कि दुनिया कैसे चलती है। बहुत एक कल्चरल शॉक भी काफ़ी ज़्यादा था, और इसी तरह से बंदे में कॉन्फिडेंस आता है, ग्रूमिंग होती है, तमीज़ बढ़ती है, हर चीज़ का डिफरेंस बहुत ज़्यादा विजिबल है। ऐसे तो ही है। मैं समझता हूँ कि हर बंदे को बाहर जाना चाहिए। और मेरा पर्सन थोड़ा सा टफ होता है लाइफ, लेकिन आपको पता है कि टफ के अंदर से ही अच्छे रिजल्ट्स निकलते हैं। तो ठीक है। अब यही है। एक और मेरे सवाल है, अब जिस तरह हम लोगों ने सुना हुआ है, यानी गए हैं, काफ़ी लोग गए हैं बाहर स्टडी वगैरह भी, एक तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो एक अंदाज़न इसमें, ये तो रिसेंट है, तो इसमें अंदाज़न कितना प्राइस ब्रैकेट एक बंदा जहन में रखे, अगर किसी ने आज अपने बच्चे को बाहर बैचलर्स करने या मास्टर्स करने के लिए भेजना है, तो पर एक साल का या स्टार्टिंग में क्या कॉस्ट आती होगी अब?
लेकिन अप्रॉक्सीमेटली? डिफरेंट डिफरेंट जगहों का बहुत ज़्यादा डिफरेंट एक सिनेरियो है, बहुत ज़्यादा गैप है एक्सपेंसेस में हर ऐसा ही चीज़ है। के लिए। अब अगर आप यूरोप देखें तो यूरोप में सिर्फ हंगरी नहीं है, आप कहीं पे भी जा सकते हैं। तो अब अगर आप ऑस्ट्रेलिया देखें, ज़्यादातर बच्चों का रुझान 3 जगह पे है, या ऐसा ही ऑस्ट्रेलिया है, या यूके है, या यूएस है, कनाडा है। ऐसा ही है। तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाएं तो ऑस्ट्रेलिया बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है। अच्छा। शुरू में आपको एटलीस्ट पहले साल की सिर्फ फीसेस और कुछ महीने का बच्चे को जो आपने खर्चा देना है, फ्लाइट्स मिला के, हर चीज़ मिला के, तो एटलीस्ट मैं समझता हूँ 10 मिलियन से 15 मिलियन के अराउंड आपको ओके। बच्चे को एक, अगर अच्छा आपने सेटअप अगर आपने बच्चे के लिए करना है बाहर जाने के लिए, तो सिर्फ बिगनिंग में ही है। अब बच्चा फिर बाहर जाके अगर वो कमाए और जाहिर खुद है अपने उसके पैरों बगैर पे तो खड़ा हो जाए गुजारा तो नहीं। वो तो ठीक है, लेकिन शुरू का एक्सपेंस ही है। इसी तरह यूएसए तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। यूएसए की मोस्टली जो फीसिस हैं वो अराउंड एटलीस्ट, मेरा जहाँ तक ख्याल है, 50K USD पर ईयर एनम। एटलीस्ट फीस है। स्कॉलरशिप्स मिल जाती हैं, लेकिन यूएसए में थोड़ी मुश्किल से मिलती हैं, स्कॉलरशिप्स मिल जाती हैं। यूरोप में आ जाएं तो यूरोप में बहुत डिफरेंट सिनेरियोज हैं। जिस तरह अगर कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे बैचलर्स फ्री है, हाँ जी। तो इतना एक्सपेंस नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको, जिस तरह जर्मनी है, नॉर्वे है, और काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए स्पेशली ये रूल रखा हुआ है कि वो एक ब्लॉक अकाउंट खुलवाएं। हाँ जी। उसमें वो उनको अमाउंट डलवानी पड़ती है, तकरीबन 10 से लेके 12 के, 10 से 12 हज़ार यूरो तक यूरो। उनको उसमें सबमिट करना पड़ता है। वो वापस मिल जाता है बच्चे को जाके। जर्मनी में ये है कि हर मंथ आपको कुछ ना कुछ एक्सपेंस वो देते रहते हैं, उसी में से वापस जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाता। नॉर्वे चले जाएं या कुछ कंट्रीज़ में ऐसे कि आपने यहाँ से 10 हज़ार डलवाया उसमें, और वो जाके ऑन द स्पॉट आपको वापस कर देते हैं। बेसिकली वही सिक्योरिटी ये काइंड ऑफ। सिक्योरिटी है, इंश्योरेंस है कि आप उधर जाके आपके पास बच्चे हैं। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सिनेरियोस पहले ऐसे होते थे कि यहाँ से तो चले जाते थे, उधर जाके ना जॉब मिलती थी ना पैसे होते थे, तो वो उल्टा उनकी गवर्नमेंट के ऊपर बोझ बहुत बन बढ़ जाते थे। जाता। ऐसे ही है। तो इसलिए अब इस तरह के सिनेरियोज हो गए हैं। अब जिस तरह हंगरी है, रोमेनिया है, इनमें हंगरी थोड़ा बेटर है, और लेकिन इधर सिर्फ ये है कि एक्सपेंस कम है। शुरू में एक्सपेंस कम है, फीसिस कम है। अंदाजन कितना हंगरी हंगरी करना? के अंदर अगर आप देखें तो एक साल की फीस मैक्सिमम 6,000 से 7,000 यूरो है। अच्छा। तो जिसको अगर आप डॉलर में कन्वर्ट करें तो आई थिंक सो कि 8,000 से 9,000 या मैक्सिमम $10,000 तक ऐसा बन ही है। जाती है, इससे ज़्यादा नहीं बनती। तो उधर थोड़ा सा इजी है कि आपको शुरू में बस 1 ईयर की पूरी फीस आपको पे करनी पड़ती है अपफ्रंट वीज़े के टाइम पे। और कंपेरेटिवली फ़्लाइट्स भी सस्ती हैं, लिविंग सही है। स्टैंडर्ड और लिविंग एक्सपेंस जो है वो भी थोड़ा कम है। तो ठीक। बाकी जगहों से थोड़ा सा आपको इजी रहता है। सस्ता पड़ जाता है। अच्छा, दूसरी अब थोड़ा यूनिवर्सिटी लाइफ के बारे में थोड़ा सा आपसे एक सवाल है कि हम भी यहाँ पे यूनिवर्सिटी वगैरह पढ़े हैं, हमारे भी यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में आपको पता है जैसा सोसाइटीज़ वगैरह होती हैं, जी। डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं हर यूनिवर्सिटी में। तो उस तरह में आप कोई किसी सोसाइटी में किसी चीज़ में आप इन्वॉल्व रहे हो, और कोई यादगार कोई आपको बड़ा एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा हो? क्योंकि सोसाइटीज़ में जनरली यही होता है कि आप एक तो यूनिवर्सिटी में आप जाते हो, आपका इंटरेक्शन अपनी क्लास से या अपने जो जो सब्जेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड होगा, लेकिन सोसाइटी में होता है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट के भी लोग हैं, और एक इंटरेक्शन जिस तरह आप कह रहे हैं एक्सपोजर वो और ज़्यादा होता बढ़ है। जाता है। तो आपने कहीं पे इस तरह किया हो देखिए, कोई काम? अगर मैं शुरू से बात करूं तो बिल्कुल एफसी कॉलेज में हम काफ़ी ज़्यादा सोसाइटीज़ में इन्वॉल्व रहे हैं। हम्म। एफसी की एफएमएस सोसाइटी है, और ड्रामा सोसाइटी है, अशर्स ग्रुप है। इनमें कुछ ना कुछ हद तक हम इन्वॉल्व रहे हैं। तो लेकिन हम कॉलेज में थे तो हमारी इन्वॉल्वमेंट थोड़ी कम थी। ऐसे ही है। यूनिवर्सिटी की इन्वॉल्वमेंट उधर सोसाइटीज़ में थोड़ी ज़्यादा है, ऐसे ही है। लेकिन फिर भी। उसके बाद जब मैं बाहर मूव हुआ, मैं हंगरी गया, यूनिवर्सिटी ऑफ डेब्रिसन से मैं पढ़ा हूँ। तो यूनिवर्सिटी ऑफ डेब्रिसन में सबसे बड़ा माइलस्टोन मेरे लिए ये था कि वहाँ पे सोसाइटीज़ नहीं होती, बेसिकली वहाँ पे स्टूडेंट यूनियंस होती हैं। एक उनके अपने लोकल जो हंगेरियन स्टूडेंट्स हैं उनकी स्टूडेंट यूनियन है, उसके बाद एक इंटरनेशनल स्टूडेंट यूनियन है जो सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है। तो उसके अंदर मेरे लिए बड़ा एक अचीवमेंट और बड़ी माइलस्टोन ये थी कि मैं उस ISU इंटरनेशनल स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ। अच्छा। प्रॉपर इलेक्शंस होते हैं वहाँ पे, इलेक्शंस की कंपेन्स होती हैं, और फिर वोटिंग होती है 2 से 3 दिन, और उस वोटिंग के बाद आप इलेक्ट होते हो एज अ प्रेसिडेंट। और मैं वहाँ पे जी बिल्कुल प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ। अच्छा। मेरे लिए बहुत एक बड़ी बात थी, माशा। बहुत बड़ा अचीवमेंट था। क्योंकि एटलीस्ट 2,000 to 3,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं वो अच्छा। वोटिंग करते हैं,
वोट Okay. कास्ट करते हैं और उसके बाद जाके आप प्रेसिडेंट बनते हो। अब होता ही है कि सारे जो भी खड़ा होता है इलेक्शंस के अंदर, जो भी रन करता है, उसको उसके लिए वोटिंग होती है और फिर एक कैबिनेट बनाई जाती है 9 से लेके 12 बंदों तक की, जिसके अंदर 3 से 4 वाइस प्रेसिडेंट्स होते हैं, नीचे वर्कर्स होते हैं और हमारे ऑफिसर्स होते हैं। हम्म, और जब एक कैबिनेट कंप्लीट हो जाती है तो वो अपना एक प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं। तो उन सब में से पहले हमने इलेक्शन के लिए रन किया, तो जो टॉप 9 या 12 रनर्स थे जिनको सबसे ज़्यादा वोट मिले, हाँ जी। वो उन्होंने एक कैबिनेट बनाई और जी। फिर उस कैबिनेट में से उन्होंने मुझे एज इलेक्ट किया अपना प्रेसिडेंट। अच्छा। और ये 2 साल का टेन्योर था। जी। इसके अंदर हमने काफ़ी ज़्यादा, मैंने पर्सनली बहुत ज़्यादा सीखा भी, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किया, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर लिया, लीडरशिप स्किल्स मेरी बहुत ज़्यादा, उनमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आया। हम्म, उसके बाद मैनेजमेंट में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आया और हमने इसके अंदर स्पेशली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है, एजुकेशन के ऊपर, एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एक्टिविटीज़ के ऊपर। तो मेरे लिए तो एक बहुत मज़े का इंजॉयबल एक्सपीरियंस था, बहुत ज़्यादा, ऐसा ही है। क्योंकि मैंने मेरी कैबिनेट में हर जगह से बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, बहुत डिफरेंट कंट्रीज से लोग थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा काम करके अच्छा। और बहुत मज़े का एक्सपीरियंस था। हाँ, आपने जैसे आपने कहा आपने इधर एफसी में भी सोसाइटीज़ वगैरह में किया और जनरली जी। आप पाकिस्तान भी रहे हैं, अभी भी पाकिस्तान भी हैं और हंगरी भी आप काफ़ी देर रह गए हैं। तो आपको क्या लगता है वैसे जनरली कि मेन डिफरेंस क्या है पाकिस्तान में और हंगरी में, एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और दूसरी चीज़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, यानी एजुकेशन के अलावा भी कोई डिफरेंट एक्टिविटीज़, कोई पॉलिटिकल बात या कोई भी किसी लिहाज से कि यार ये चीज़ें उनमें अच्छी हैं, ये चीज़ें पाकिस्तान में अच्छी हैं, ये मेजर डिफरेंस है। और कोई भी, क्योंकि आप भी पाकिस्तानी हैं, आप भी सारी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा आपने पाकिस्तान में गुजारा है। तो जब इंसान जाता है किसी, बिल्कुल एक एक तो कल्चर शिफ्ट है बिल्कुल ही आपका, उसके अलावा रूल्स रेगुलेशन हर चीज़ हर मुल्क की डिफरेंट है। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस होती होंगी, किसी भी स्टूडेंट को, आपको हुई या जनरली पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को या इंडियन वगैरह जो भी हमारे इर्द सब कॉन्टिनेंट के, इनको क्या प्रॉब्लम्स भी फेस होती हैं? क्या ये वैसे तो एक बहुत बड़ी डिस्कशन है कि पाकिस्तान में और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्या ऐसा ही है। फ़र्क है, और मैंने क्या एक्सपीरियंस किया, ये ऐसा ही ये है। एक बहुत बड़ी, क्योंकि हर ज़िंदगी के और लिविंग स्टैंडर्ड के हिसाब से, ज़िंदगी गुजारने के हिसाब से हर चीज़ ही डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। बेसिकली बेसिक फ़र्क ये हमें देखने को मिलता है कि उनमें एक बहुत ज़्यादा डेकोरम उनके बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, एक बड़े तरीके से वो ज़िंदगी गुजारते हैं और बहुत ज़्यादा, मतलब आप कहें कि वो हर चीज़ को एक तरीके से लेके चलते हैं। पाकिस्तान में कोई तौर तरीका इतना ज़्यादा नहीं है, या किसी बच्चे पे या उसकी अर्ली स्टेज के अंदर उसको इतना ज़्यादा नहीं सिखाया जाता कि हर चीज़ को एक तरीके से लेके चलना है। हर चीज़ को करने का एक तरीका है, ज़िंदगी गुजारने का एक तरीका है, रूल्स हैं। ऐसा उसको इतनी ज़्यादा, आप कह लें कि एक्सपोजर नहीं होता बच्चे को, उसको इतनी ज़्यादा उसकी एक तरबियत नहीं की जाती इस हिसाब से। हुँ, तो बाहर सिर्फ ये कि जब बच्चा पैदा होता है तब से लेके हमेशा उसकी हर चीज़ करने का एक तरीका है। वो स्कूल गया तो स्कूल में उसको पहले ज़िंदगी गुजारने का एक प्रॉपर तरीका बताया जाता है। ABC पढ़ाने से पहले उसको एक तरीका बताया जाता है कि ये आपके कपड़े हैं, आपने कैसे पहनने हैं, आपने बाहर कैसे रहना है, घर में कैसे रहना है, हुँ। रोड कैसे क्रॉस करना है। लिटरली कि न्यू बॉर्न बेबीज़ को भी, कि जो टॉडलर है, जो अच्छा। भी चलना सीख रहा है, हाँ, उसको भी पता है कि अगर वो सड़क पे जा रहा है तो उसने जब ग्रीन सिग्नल होना है तो उसने जेब्रा क्रॉसिंग से, पेडिस्ट्रियन वॉक से उसने सड़क क्रॉस हाँ करनी जी। है, रादर देन कि वो सड़क के बीच में से ऐसे ही हुँ, निकल के चला जाए। हाँ, गाड़ियाँ चलनी है तो एक तरीके से चलनी है। ऐसा ही है। बेसिकली आप ट्रैफिक का एक बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट होता है कि आप ऐसा ही किसी है, भी कंट्री आपका में जाएं, आप मूड उधर चेंज का कर देती है ट्रैफिक ट्रैफ़िक। देखें, आप उधर का ट्रैफिक देखें, आपको पता लग जाएगा कि उस एरिया के अंदर किस तरीके की तमीज़ है। ऐसा ही है। सही है। तो अब मैंने खुद देखा है, इवन के यूरोप में, आपको शायद मजाक लगे लेकिन उनके पेट्स तक को, हाँ जी। उनके जो, उन्होंने कुत्तों का बहुत शौक होता है, तो हाँ, उनके कुत्तों तक को भी ये पता होता है हाँ। कि जब अगर वो सड़क क्रॉस कर रहे हैं तो उनको इतनी तमीज़ है कि उन्होंने कैसे करनी है, रूल्स एंड रेगुलेशन अच्छा, क्या उनको हैं। भी सिखाते हैं? बिल्कुल। अच्छा। वो अगर उनको उन्होंने उसके मालिक ने अगर नहीं पकड़ा हुआ तो हुँ। फिर भी थोड़ी सी ऑफेंसिव लैंग्वेज है, लेकिन हुँ, ये बेसिक, मैं आपको फ़र्क बता रहा हूँ कि नहीं, कितना हमारे यहाँ पे फ़र्क है। ऑफेंसिव नहीं है मालिक और वो। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि पाकिस्तान में सोशल डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, आपको ग्रुप्स में डिफरेंसेस देखने को मिल जाते हैं। जी।
एक बिल्कुल इस तरह के हैं जिनको कोई पूछने वाला नहीं है, जो बेचारे लावारिस हैं, सही है, जो सड़कों पे फिर रहे हैं, बेगर्स हैं या जो भी हैं जी। ना, इनको कोई हमारी गवर्नमेंट की तरफ से कोई इस तरह के सिस्टम नहीं है कि इनको प्रॉपर एजुकेशन दी जाए। अगर गवर्नमेंट की तरफ से सिस्टम है भी तो हमारी आवाम को इतना शऊर नहीं है हम्म कि वो किस तरह से उन्होंने फॉलो करना है। हम्म फिर उसके बाद आपको एक मिडिल क्लास मिल जाती है, फिर एक एलीट क्लास मिल जाती है। पाकिस्तान में सोशल डिफरेंसेस बहुत बहुत ज़्यादा ज़्यादा। बहुत ज़्यादा है। बाहर की मुल्कों में जहाँ तक मेरा ख्याल है, हम्म सोशल डिफरेंसेस के अंदर आपको इतना ज़्यादा गैप देखने को नहीं मिलेगा। एक गरीब इंसान जो इतना ज़्यादा नहीं है कि वो बहुत एक अच्छे जगह से ताल्लुक़ रखता हो, या हाँ जी। तो वो भी उसी ट्रैम में, उसी बस में सफ़र करेगा जिसमें एक एलीट क्लास सफ़र करेगा। हाँ जी। पाकिस्तान में एक बहुत ज़्यादा अमीर को एक स्टैंडर्डाइज कर दिया जाता है, और पाकिस्तान में एक बहुत ज़्यादा स्टैंडर्डाइज कर दिया गया है हर चीज़ को। अब मैं यहाँ पे शायद अपनी गाड़ी भी खुद ना चलाता हूँ या बहुत से ऐसे काम हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी हर चीज़ अब खुद करता हाँ हूँ। जी। लेकिन बाहर आप देखें तो हमें और जॉब्स करने में कोई शर्म नहीं है। हर बंदे को पता है कि उसने कमाना है तो उसने खाना है। हम्म उधर इस चीज़ को ज़्यादा शर्मनाक समझा जाता है कि आप अपने पेरेंट्स के ऊपर रिलाई कर रहे हैं, इनहेरिटेंस के ऊपर रिलाई कर ऐसा रहे ही हैं, है। और ऐसा ही इस है। चीज़ को फ्लेक्स करने को बहुत ज़्यादा बुरा समझा जाता है रादर देन कि आप खुद काम कर रहे हैं। हम्म पाकिस्तान में उल्टा हिसाब है, आप खुद कोई काम शुरू करें, आप इधर कोई और जॉब करें, आप इधर कोई फूड डिलीवरी की जॉब कर लें, मैकडॉनल्ड्स में काम कर लें, हम्म तो ये हमारे लिए एक बहुत शर्म की बात है। और ऐसा ही ऐसा है नहीं है कि बिल्कुल। हमारे लिए खुद शर्म की बात है, सोसाइटी ने ऐसा बना सोसाइटी दिया में है। आपके साथ के बच्चे आपका मजाक उड़ाएंगे, या इस इसमें मैं जनरली समझता हूँ कि अभी ये पिछले रीसेंट टाइम्स में तो और काफ ज्यादा, जब से सोशल मीडिया वगैरह का आ गया, क्योंकि बहुत एक ज़्यादा तो हो गया है। बिल्कुल एक फ्लेक्स वाला टाइम हम आ गया, जेंजी बिल्कुल ही गाड़ियां ये वो बिल्कुल दिखाना तो और हमारे ज्यादा बढ़ गया। यूथ के ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट इसलिए हो रहा है कि वो, अब जाहिर सी बात है, उन्होंने भी, वो एक बड़े घर से, एक बड़े बैकग्राउंड से एक बच्चा आया हम्म जिसका बाप अमीर था, जिसके घर का स्टैंडर्ड एक बहुत अच्छा था। हम्म अब जब वो खुद प्रोफेशनल लाइफ में स्टेप इन करता है, तो वो जब उस स्टैंडर्ड को मेंटेन नहीं कर पाता तो वो गलत जगहों पे निकल जाता है, तो अच्छा। शॉर्टकट्स ढूंढता है, स्कैम्स की तरफ जाता है, ऐसा ही है। बहुत सारी इस तरह की चीज़ें करता है। ऐसा ही है। मैं समझता हूँ इससे बेहतर ये है कि उसी बच्चे को, बेशक वो जितनी जिस मर्जी एलीट क्लास से आता हो, जैसे भी आता हो, उसको आप स्कूल लाइफ से पार्ट टाइम जॉब में, जिस तरह बाहर होता है कि 16 ईयर्स का बच्चा हो गया, बाप उसका जितना अमीर है, बेशक प्राइम मिनिस्टर का बच्चा है, जिस हम्म मर्जी का है, हम्म उसको 16 ईयर्स की एज से वो और जॉब में वो इन्वॉल्व होता है। उसकी अपनी एक पॉलिश होती है ताकि वो आगे जाके जब खुद कुछ बड़ा करे तब भी हम्म उसको एक्सपीरियंस हो। ऐसा ही है। 16 ईयर्स की एज से वो शुरू करता है, शुरू में और जॉब्स करता है, फिर कुछ अच्छी जॉब्स, पार्ट टाइम इंटर्नशिप्स उसको मिल जाती हैं। बाय द टाइम वो अपनी डिग्री कंप्लीट करता है तो वो एक राइट फ्रूट, एक वो अच्छा एक प्रोडक्ट बाहर आता है। स्किल्स वगैरह भी होते हैं ना साथ स्किल्स हमारे उसके यहाँ पे। पॉलिश हो जाते हैं, उसको पता लग जाता है दुनिया कैसे चलती है। हम्म पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में बाप ने उसको अच्छे स्कूलों में पढ़ाया, ऐसा ही ड्राइवर है। ने उसको लिया छोड़ा, उसने हर इवेंट्स में वो इन्वॉल्व रहा, हर चीज़ हुई, ऐसा ही अच्छे है। कॉलेज में गया, महंगी यूनिवर्सिटी में गया, महंगी गाड़ियों में फिरा। हम्म जब वो एकदम से, बेशक वो अपने बाप का बिजनेस संभाले या जो मर्जी करे, लेकिन जब वो प्रोफेशनल लाइफ में एंटर हुआ तो उसके लिए बहुत ज़्यादा सेटबैक होता है। हम्म मैक्सिमम हमें ये देखने को मिलता है कि बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी, बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस के नाम थे, वो वैनिश हो गए। वो हम्म क्यों हुए कि जब उनके आगे जनरेशन आई, उन्होंने बिजनेस को संभालने की कोशिश की, उनसे नहीं संभला, ऐसा ही क्योंकि है। उनको ग्राउंड रियलिटीज़ का नहीं पता था। ऐसा ही है। वो पहले दिन से ही जाके बॉस की सीट पे बैठे, और उनको नहीं पता था कि नीचे क्या हो रहा है या मार्केट्स कैसे चलती हैं। हम्म तो जब एक बच्चे को यही नहीं पता कि मार्केट में क्या हो रहा है, या आपने बेसिक लेवल की एक किस तरह से संभालनी है कोई भी सिचुएशन, ऐसा ही तो है। फिर सिर्फ, मैं कहता हूँ, अर्निंग पे इम्पैक्ट नहीं होता, हर चीज़ पूरी लाइफ पे इम्पैक्ट होता है। पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वो इस कल्चर को नॉर्मलाइज करें कि बच्चे पार्ट टाइम जॉब्स करें। बेशक जितनी भी, ठीक है, यहाँ लोगों के पास बहुत बड़ा एक्सक्यूज़ ये मिलता है कि हम पार्ट टाइम जॉब करें तो हमें क्या मिलता है, हम्म ऐसा पेज ही है अच्छी बजाय। नहीं है, लेकिन एक्सपीरियंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, तो हमारा जो पॉडकास्ट का आखिरी सेक्शन है वो है रैपिड फायर। इसमें मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, आपने वन वर्ड में जो आपके पहले दिमाग में जवाब आता है आपने वो जवाब देना है। ठीक हो ठीक गया। है। सबसे पहला तो भाईजान, इंडियंस और बंगालीज। जल्दी, रैपिड फायर है भाईजान। भाई हैं, ब्रदर। नहीं, दोनों में से एक की मैं बात कर रहा हूँ ना, चूज करना है, इंडियन या इंडियंस। बंगाली। इंडियंस। और पाकिस्तान या हंगरी। पाकिस्तान। एफसी की लाइफ बेहतर है या यूनिवर्सिटी लाइफ हंगरी की? FC फॉर एवर।
बिजनेस इन पाकिस्तान या बिजनेस इन यूरोप? बिजनेस इन यूरोप। यूरोप। और अगर आप दोबारा पास में जा सकें और आप सेम दोबारा हंगरी में सेम यही चीज़ें करेंगे, यानी आप एफसी से ही कॉलेज पढ़ना जाएंगे और यूनिवर्सिटी सब भी सेम सेम? ऑन ठीक रिपीट। है। तो मेरे ख्याल से ठीक है भाईजान, बहुत बहुत अच्छा लगा आपके साथ पॉडकास्ट करके, और यही हमारा आज का पॉडकास्ट था। जाते हुए एक पब्लिक सर्विस मैसेज जो आप हमारी ऑडियंस को देना चाहें, पब्लिक सर्विस मैसेज के यंगस्टर्स को, लिए कोई भी। यंगस्टर्स के लिए यही है कि मेहनत करें, अपने आप में बिलीव करें, और मेहनत करके सब कुछ हासिल कर सकते हैं। और ये मेहनत के अलावा कुछ नहीं है। कोई शॉर्टकट्स नहीं है, कोई शॉर्टकट्स नहीं है कोई रातों ज़िंदगी रात अमीर होने में। वाला चक्कर कोई नहीं है। रातों रात अमीर होने वाला चक्कर नहीं है। अगर शॉर्टकट लेंगे तो वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। अच्छा। तो मैं ये समझता हूँ कि हमेशा ज़ीरो ग्राउंड लेवल से आप मेहनत शुरू करें, अपने आप को बिल्ड करें। हर चीज़ आप बना सकते हैं, हर चीज़ आप ओन कर सकते हैं। तो मेहनत जो है ना वो की टू सक्सेस है। ठीक है, नहीं बहुत अच्छा पब्लिक सर्विस मैसेज था। तो ये था हमारा आज का किस्सा। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।